नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सुधार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शिक्षापुर के ऊपर। ठीक है, तो आज ये हमारी बायोलॉजी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पीछे लगा चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गीकी। क्या बोलेंगे टैक्सोनॉमी को? वर्गीकी। और ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये 2 वर्डों को जोड़कर बना है, टैक्सो और नोमी। टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप और नोमी का मतलब होता है नेमिंग। इसको हिंदी में बोलेंगे समूह है और इसको बोलेंगे नामकरण। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी को बोलेंगे वर्गीकी और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब 2 वर्डों से जोड़कर ये बना है ग्रुप। एक हो जाएगा टैक्सो और नोमी। टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप और नोमी का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, समूह है और नामकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के फादर का क्या नाम है? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस, हिंदी में भी हम इसको कार्ल लिनियस ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने टैक्सोनॉमी के ऊपर, कार्ल लिनियस ने टैक्सोनॉमी के ऊपर एक बुक लिखी थी। उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने टैक्सोनॉमी का जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि टैक्सोनॉमी है क्या। किस बुक के अंदर? सिस्टेमा नेचुरे के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। सॉरी, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान। दूसरा स्टेप है इसका, आइडेंटिफिकेशन के बाद आएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसको बोलेंगे हिंदी में वर्गीकरण। ठीक है, और जो तीसरा स्टेप है वो है इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। तो इन्होंने टैक्सोनॉमी के ऊपर 3 स्टेप दिए हैं, इनके द्वारा हम टैक्सोनॉमी के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण। इसके बाद देखते हैं कि ये जो कार्ल लिनियस हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था हमको, जिसको बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सा दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था ये? कार्ल लिनियस। ठीक है, इन्होंने टैक्सोनॉमी के अंदर जो अपनी बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे, उसके अंदर इन्होंने एक ये किंगडम मतलब क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो
तो इसके अंदर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। पहला था प्लांट किंगडम, ठीक है, और दूसरा था एनिमल किंगडम। इसको हम हिंदी में बोलेंगे पादप जगत, ठीक है। उसी प्रकार एनिमल किंगडम को हिंदी में बोलेंगे हम जंतु जगत, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे ऐसे रह गए थे जिनका जिक्र इनके अंदर नहीं किया गया, तो इसलिए इनकी ये थ्योरी होगी फेल, ठीक है, इनकी थ्योरी फेल होगी। तो इनके बाद एक जो नए साइंटिस्ट आए R.H. विटेकर, उन्होंने एक अलग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये थ्योरी यहीं पे फेल हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने क्या किया, एक नया क्लासिफिकेशन दिया जिसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आएगा मोनेरा। मोनेरा, इसको हिंदी में भी हम इसको मोनेरा ही बोलेंगे, मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा था, उसको बोलेंगे फंजाई। फंजाई का मतलब होता है, सॉरी, फंजाई का मतलब कवक, ठीक है। और चौथा किंगडम था प्लांटे। प्लांटे मतलब पादप। और 5वां किंगडम था इनका एनिमेलिया, मतलब जंतु, ठीक है। तो R.H. विटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर ये आते हैं। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इनका इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन इनका, इन सभी का, ठीक है। तो जैसे पहले बना था मोनेरा, तो मोनेरा का इवोल्यूशन होके बना, इसका इवोल्यूशन हो गया तो ये बन गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का इवोल्यूशन हुआ, फंजाई बन गया। फंजाई का इवोल्यूशन होकर प्लांटे, और इसका इवोल्यूशन होकर एनिमेलिया। तो आपस में इन सभी का इवोल्यूशन होने के बाद ये चेंज होते रहे, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए सबसे पहले मानव क्या था, बिल्कुल एक बंदर टाइप, ठीक है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, बंदर से वो आदमी बन गया, सब कुछ सोचने समझने लग गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या हुआ, इनका भी इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन होने के बाद ये आगे आगे ऐसे चेंज होते रहे, ठीक है। नोट कर लीजिए ये। ठीक है, तो अब हम ये जो 5 किंगडम बताए थे मैंने अभी भी, इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा था, मोनेरा। मोनेरा, तो मोनेरा के अंदर क्या होता है, इनके फीचर्स देखते हैं हम, क्या क्या इनकी खूबियां होती है, क्या क्या इनकी खासियत होती है। सबसे पहले क्या होता है,
ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, एक्वेटिक होएगा। ठीक है। और दूसरा इसका फीचर क्या आएगा, प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक, तो प्रोक्रियोटिक का मतलब हमने पिछली क्लास में समझाया था मैंने आपको, बिल्कुल इनके यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और क्रियोटिक का मतलब होता है सेल। ठीक है। जिस सेल के अंदर, जैसे ये कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाद जो ये मेम्ब्रेन बनी होती है ना, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन होती है ये टूटी फूटी होती है, मतलब कंप्लीट पूरी तरह से इसको प्रोटेक्ट, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं करती। और दूसरा क्या होता है, कई सेल ऐसी होती है जिनके अंदर ये न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही रेयर केस होता है ये, जिस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस एब्सेंट मिले। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा फीचर क्या आएगा, इसका तीसरा फीचर होगा यूनिसेलुलर। तीसरा है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव एक कोशिका से मिलके, केवल जिसमें केवल एक कोशिका हो, इसको बोलेंगे एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। ठीक है। यूनिसेलुलर। तो जितने भी मोनेरा है वो यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है। एक कोशिकीय जीव होगा। ठीक है। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बोलेंगे हम हिंदी में जीवाणु। ठीक है। क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, इसको बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम हिंदी में बोलेंगे नील हरित शैवाल। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलेंगे नील हरित शैवाल। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो अगला फीचर क्या आएगा, इसका अगला फीचर होगा कि इसके अंदर, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होगी। सेल वॉल क्या होती है, हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है। कोशिका भित्ति, जैसे कि डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं आपको। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर मेम्ब्रेन है। ठीक है। और इसके बाहर जो ये बनी हुई है, इसके बाहर ये जो बनी हुई है ये होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मोनेरा होता है ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, कि ये अपना खाना पीना कैसे बनाते हैं, खुद बनाते हैं या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ये क्या होती है, एक रासायनिक क्रिया।
ये अपना खाना एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। इसके रासायनिक क्रिया के द्वारा ये अपना पोषण तैयार करते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार पैरासाइटिक होता है, जैसे पैरासाइटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? पर का मतलब होता है दूसरों पर। जीवी का मतलब जीवित रहने वाले, जो अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोलेंगे पैरासाइटिक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला किंगडम है, जो दूसरा किंगडम है वो पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, ये भी इसके फीचर देखते हैं, ये भी एक्वेटिक होता है, ठीक है, मतलब जलीय होता है, जो जल में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा इसका, पहला ये हो गया, दूसरा होगा यूक्रियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब सेल, जिनके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये प्रेजेंट होगा और ये इस न्यूक्लियस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये होती है सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में देखें तो इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या होता है, इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, कहीं से भी ये टूटी फूटी नहीं होगी, ठीक है। क्या होता है ये यूक्रियोटिक, ठीक है। तो जितने भी प्रोटिस्टा वो क्या होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं। इसके बाद है तीसरा फीचर है इसका यूनिसेलुलर। ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, या इसको बोलेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सभी क्या है, प्रोटिस्टा में आएंगे। जैसे आप लिख देते हैं प्रोटोजोआंस, जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सभी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आएंगे, ठीक है। और प्रोटोजोआंस में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा, दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा है पैरामेशियम, और चौथा है यूग्लिना। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ के, ठीक है, प्रोटोजोआ के। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं, जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए हम एक यंत्र होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी इनको देखने के लिए, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनको बिना माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं सकते। इसको बोलेंगे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, मतलब छोटे, बहुत सारे छोटे जीव होते हैं, उनको देखने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की। इसके बिना हम इनको देख नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद नोट कर लीजिए एक बात, आप नोट में लिखिए। जो अमीबा होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं रहता, वो लगातार चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अभी अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो कुछ समय ये क्या हो जाएगा? चेंज होके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा अपने आप, कभी भी इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता, मतलब चेंज होता रहेगा बार बार। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका मेन पॉइंट है। और क्या होता है, ये अमीबा होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जो हम देखते हैं कई बार मलेरिया फैलता है या मलेरिया होता है, तो हम सीधा, अगर हमको पता नहीं है तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि मलेरिया होता है मच्छरों के कारण। बट ऐसा कुछ है नहीं, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। ठीक है, मलेरिया occurs ड्यू टू प्लाज्मोडियम। नोट कर लीजिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, और पहला पॉइंट है मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटोज। मलेरिया होता किसके कारण है? प्लाज्मोडियम के कारण। और फैलता किसके कारण है मलेरिया? मॉस्किटो के कारण। और मॉस्किटो में भी कौन से मच्छर के कारण? यहां पे लिख देता हूं, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा मच्छर के कारण। मलेरिया होता किसके कारण है? प्लाज्मोडियम के कारण। और मलेरिया फैलता किसके कारण है? मच्छरों के कारण। और मच्छर भी कौन से? फीमेल एनोफ्लीज मच्छर, मतलब मादा मच्छर के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बात। इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है? इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना क्या होता है? प्लांट और एनिमल को आपस में जोड़ने वाली एक कड़ी है। जैसे कि यूग्लिना पहले प्लांट है, तो प्लांट से जैसे जैसे उसका इवोल्यूशन होता चला जाएगा, ये एनिमल्स में आ सकता है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक क्या होता है? बीच की कड़ी। ठीक है, प्लांट से ये एनिमल में चेंज हो सकता है इवोल्यूशन के कारण। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर इवोल्यूशन होगा उसके बाद यूग्लिना। ठीक है, उसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम
तो ये जो पैरामीशियम होता है ना, ये दिखने में कैसा होता है, एक चप्पल के जैसा होता है, मतलब जो हम स्लीपर पहनते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह का जीव होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लीपर एनिमल या चप्पल जंतु। बट एक बात आप याद रखना, एग्जाम में कभी भी ये चप्पल जंतु नहीं मिलेगा आपको, ये केवल समझाने के लिए है, क्योंकि ये एक स्लीपर की तरह दिखने वाला एनिमल है, बिल्कुल छोटा सा, जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण। तो ये जितने भी मैंने अभी बताए थे, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, तो ये अपना पोषण कैसे करते हैं, जितने भी ये प्रोटोजोआंस होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, अपना पोषण कैसे करते हैं, अपना खाना कैसे तैयार करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रोपिक भी मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, जैसे कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है प्लाज्मोडियम और अमीबा। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है दूसरों के ऊपर जो डिपेंड रहे, मतलब अपना खाना स्वयं तैयार नहीं करके दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे। ठीक है, परपोषी, इसको हिंदी में बोलेंगे परपोषी, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वयंपोषी। ये ऑटोट्रोप होंगे जो अपना खाना स्वयं तैयार करेंगे, और हेटेरोट्रोपिक होंगे वो परपोषी होंगे, मतलब अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हमारा जो अगला किंगडम है वो देखते हैं। अगला किंगडम हमारा फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम, कवक जगत। कवक जगत। तो फंजाई जगत में क्या पढ़ेंगे हम, कि कई बार हम देखते हैं स्किन्स में एलर्जी हो जाती है, वो किसके कारण होती है, फफूंद के कारण या फफूंदी के कारण। ठीक है, तो लगभग जो जितनी भी हमारी स्किन एलर्जी होती है वो मॉइस्चराइजर के कारण होती है, नमी के कारण होती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फीचर क्या आएगा, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। फंजाई आपको कहां पे मिलेगी, जहां पर नमी होगी, मतलब मॉइस्चर होगा। ठीक है, वहां पर आपको फंजाई देखने को मिलेगी, जिसके कारण बहुत सारे रोग भी फैलते हैं। ठीक है, स्किन डिजीज होती हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा फीचर है वो है यूक्रियोटिक। यूक्रियोटिक, ठीक है, यूक्रियोटिक, यू का मतलब ट्रू, इसका मतलब सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस के बाद से वो सेल मेम्ब्रेन होगी, वो उसको न्यूक्लियस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। यूक्रियोटिक नेचर में होते हैं। ठीक है, और तीसरा है इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली जो सभी फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
मल्टी सेलुलर को बोलेंगे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हों। ठीक है, जितने भी लगभग सारे फंजाई जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म्यूकर। म्यूकर को हिंदी में भी म्यूकर ही बोलेंगे हम, म्यूकर। तो म्यूकर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? म्यूकर मिलेगा आपको जैसे कोई चीज हमने फेंक दी, खाने पीने की जो भी चीज है उसको फेंक दी और वो बिल्कुल सड़ चुकी है, मतलब उसके अंदर से बदबू आनी स्टार्ट होगी और बिल्कुल बिल्कुल प्योर, मतलब वो डैमेज हो चुकी है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बिल्कुल सड़ चुकी है। उस चीज के ऊपर ये सफेद सफेद सा मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे म्यूकर। ठीक है, कहां पे मिलेगी? ये सड़ी हुई चीजों पर, सड़ी हुई चीजों पर म्यूकर आपको कहां पे मिलेगी? सड़ी हुई चीजों के ऊपर। ठीक है, और उसी प्रकार है इसका दूसरा एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट, ये भी क्या होता है? ईस्ट का यूज कहां पे किया जाता है? कई बार हम घर पे समोसे वगैरह बनाते हैं, पूड़ियां बनाते हैं, या फिर और कई प्रकार के जैसे पकोड़े वगैरह बनाते हैं, उन चीजों को, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो उन चीजों को फुलाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है वो होती है यीस्ट। ठीक है, किस लिए यूज होता है इनका? चीजों को, जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनको फुलाने के लिए, फुलाने के लिए इसका यूज होता है ईस्ट का। ठीक है, नोट कर लेना साथ के साथ ये। और ये ईस्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, ये क्या आएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे, जो फंजाई किंगडम के अंदर आता है यीस्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन मतलब ये अपना खाना कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है परपोषी। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकते, ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, परपोषी, पर का मतलब होता है दूसरों पर जो डिपेंड रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हेट्रोट्रोपिक के अंदर भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना स्वयं तैयार नहीं करते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और ये सैप्रोफिटिक कहां पे मिलेंगे आपको? क्या होते हैं सैप्रोफिटिक? सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो अपना खाना बिल्कुल, जो मान लीजिए हमने बाहर कोई चीज फेंक दी खाने पीने की, वो बिल्कुल गल सड़ चुकी है, उसके अंदर बदबू आ रही है, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो वहां से ये अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो सैप्रोफिटिक होता क्या है? हिंदी में बोलेंगे इसको मृत्योपजीवी। जो बिल्कुल गले सड़े जानवर वगैरह होते हैं मरे हुए, उनके ऊपर उनके द्वारा मतलब अपना जो खाना प्राप्त करते हैं,
उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मृतोजीवी, ठीक है। बिल्कुल जो डैमेज हो चुकी है उन चीजों से ये अपना खाना ग्रहण करते हैं। या आप लिख लीजिए गली सड़ी चीजों से अपना खाना ग्रहण करते हैं, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं डेड एंड डीके। बिल्कुल जो मरी हुई है, गली सड़ी हुई बॉडी है, उनसे अपना ये खाना ग्रहण करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम? सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और किसके अंदर आता है ये? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो फंजाई किंगडम है, कवक होती है इसको, इसके अंदर डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है? तो हम देखते हैं कि हम आसपास जितने भी जीव जंतु है, इनके अंदर जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो शरीर के अंदर होता है, बॉडी के मतलब अंदर होता है, जिसको हम देख नहीं सकते बाहर से, ठीक है। बट फंजाई में क्या होता है, जो इसका डाइजेशन सिस्टम होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर। क्या बोलेंगे हम इसको? या हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल सेल्यूलर डाइजेशन। एक्सटर्नल सेल्यूलर डाइजेशन हिंदी में बोलेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। इनका जो पाचन तंत्र होता है वो बाहर की मतलब बॉडी से बाहर की तरफ होता है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर। एक्सटर्नल सेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। बाह्य कोशिकीय पाचन किसके अंदर होता है? ये फंजाई किंगडम के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला किंगडम देखेंगे हम, अगला किंगडम है हमारा प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम, पादप जगत। पादप जगत, तो इसके अंदर क्या होगा? ये क्या होंगे? पहला फीचर इसका कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन हिंदी में बोलेंगे हम इसको सर्वव्यापी। अब हम देखेंगे कि कोस्मोपोलिटन होता क्या है। तो हम जहां भी जाते हैं, मतलब आसपास जितने भी पेड़ पौधे, अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग पेड़ पौधे हमको देखने को मिलेंगे। हर जगह हर तरह के अलग अलग पेड़ पौधे हमको देखने को मिलेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कोस्मोपोलिटन, सर्वव्यापी, हर जगह जो मिले, ठीक है, उसको बोलेंगे कोस्मोपोलिटन। इसके बाद दूसरा क्या है? ये होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जो न्यूक्लियस को पूरी तरह से सेफ्टी प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करेगा इसको, ठीक है, सेफ रखेगा न्यूक्लियस को, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या होगा इसका? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं। और अगला फीचर क्या आएगा इसके अंदर कि ये इनके अंदर क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या आएगा, ये अपनी जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसको ग्रहण करके अपना खाना तैयार करते हैं। इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ठीक है। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ऊपर लिख लेते हैं। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है इसका मोस्टली ऑटोट्रोफ्स, कि लगभग सारे ये जितने भी प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली ऑटोट्रोफ्स, मतलब वो अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है स्वयं पोषी, स्वयं पोषी। ये लगभग अपना खाना, ज्यादातर ऑटोट्रोफ मतलब स्वयं अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बात नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे लिख लीजिए, इसका अगला फीचर है, इसके अंदर एक चीज और होती है, क्या होती है वो, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसको हम बोलेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। जितने भी जो प्लांट होंगे उनके अंदर क्या आएगा, सेल वॉल प्रेजेंट मिलेगी आपको हमेशा। तो सेल वॉल होती क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो इनको जो बाहर से ये बनी हुई है, इनको प्रोटेक्ट करती है, इसको बोलेंगे सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल वॉल होती है, ठीक है। ये दोनों चीज अलग अलग हैं, इसको बोलेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो आज की क्लास ये हमारी यहीं तक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आगे इसका जिक्र करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल शिक्षापुर को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी अगली क्लास आपको मिलती रहे, जो आगे आएगी, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।